पंजाब ना सिर्फ पाकिस्तान की मोर देन 70 to 75% पॉपुलेशन की फूड बास्केट का ज़ामन रहा है, बल्कि बड़ा भाई होते हुए हमेशा पंजाब ने जो एक कायदाना किरदार अदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ज़रई शोबे में जो इनकलाब बर्पा करने के लिए बहुत अहम ज़रई और एक ऐसी डिजिटलाइज्ड पॉलिसी जिसके अंदर इनोवेशन भी है, जिसके अंदर जो है वो किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है, और उसके साथ जुड़ा जो हमारा इस पाकिस्तान के देहात के अंदर बसने वाला आम शहरी जो है उसकी सहूलत कारी भी है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की अक्कासी करते हुए मिनिस्टर साहब ने दिन रात मेहनत करके साबका अदवार की शोबाजियों को जिस अंदाज से मलिया मेट किया है और अमली इकदाम से किसानों के दिल जीते हैं, किसान दोस्त पॉलिसीज जो ज़रई शोबे के अंदर एक हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी होते हुए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वो इनिशिएटिव्स, वो आज मैं स्पेशली उनको दावत दी है कि वो आए आपसे अपनी तमाम जो आज तक की कारकर्दगी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ आपको पता है कि ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग कॉलोनीज और फार्म हाउसेज में तब्दील करके जो लाहौर पूरे को और ख़ास तौर पे ग्रीन एरियाज को कंक्रीट में बदला गया, वो रिवर्स कैसे किया है इन्होंने और किस तरह से अब आने वाली नस्ल के लिए ये अनाज की पैदावार को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में पंजाब जो है वो ना सिर्फ एक मावन और हरावल दस्ते रिलेटेड है जो हड़ताल पे है और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की याहो बुका चीहो पुकार का भी जवाब देना है, और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं, और कुछ डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल जो है उनको गुलदान में सजाना है। जी आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। गो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें कर लूँ। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और हर अदवार जितने भी अदवार माजी में गुज़रे, माजी की हुकूमतें ज़रई शोबे के को प्रायोरिटी डिक्लेयर करती थी, कहती थी ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पे उनको प्रायोरिटी नहीं होती थी और उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि माजी में भी ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनती थी और काफ़ी सारी कमेटियों का हिस्सा मैं रहा हूँ माजी में, ज़राअत के बारे में जो बनती रही हैं, लेकिन उन कमेटियों का यही रोल होता था कि वो रिपोर्टें लिखती थी और फिर वो रिपोर्टें अलमारियों की जीनत बन जाती थी, उन पे अमल दरामद नहीं होता था और रूटीन में काम चलता रहता था। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात या सबसे अहम तब्दीली जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं ज़राअत के मामले में और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ज़राअत की प्रोग्रेस को ख़ास तौर पे। और
इसीलिए आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी दी आज से कोई कुछ महीने पहले मेरा पोर्टफोलियो इसीलिए चेंज किया था और ताकि वो चाहते थे कि और ज़्यादा बेहतरी के साथ काम हो और ज़्यादा तेज़ी से काम हो। और आज से 2 दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर के बारे में एक मीटिंग ली है और उस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब भी शरीक हुए, फेडरल मिनिस्टर्स भी थे और प्रोविंस में की तरफ से मैं और मेरे अलावा जो ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं जैसे लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, इनके वज़रा हज़रात ने भी उस मीटिंग में शिरकत की। और इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी ज़्यादा अहमियत ज़राअत की तरक्की की तरफ दे रहे हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद एक 300 अरब रुपए का पैकेज दिया था एग्रीकल्चर के लिए और उस 300 अरब रुपए के पैकेज में उन्होंने 4 मेजर फसलात ग़िज़ाई खुद किफ़ालत के लिए 4 मेजर जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं और वो पैकेज अब भी इस वक्त वो बतदरीज आगे बढ़ रहा है। उसमें गन्ना, गंदम, चावल और तेलदार अजनास शामिल थी और इन अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तमाम सालों में ये 5 साला प्रोग्राम जो 300 अरब रुपए का है ये इनमें सब्सिडी मिलती है। जैसे कि तेलदार अजनास लगाने पे, सूरजमुखी का बीज लगाने पे हर काश्तकार को 5,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है। और उसका तरीका ये है कि जब वो बीज खरीद करके बीज का कार्ड स्क्रैच करता है तो उसको इमीडिएटली 1,000 रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है और बाकी 4,000 रुपया जब काश्त हो जाती है और काश्त की वेरिफिकेशन के साथ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा खादों पे और बीजों पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि फसलात की पैदावार को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन में एक केस रजिस्ट्रेशन के लिए केस किया हुआ था कि जो बासमती चावल है वो इंडिया के ओरिजिन के साथ उसको रजिस्टर किया जाए ताकि फिर आइंदा के लिए बासमती चावल सिर्फ इंडिया का ही एक्सपोर्ट हो सके। तो इसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में इसको ले आए और उसका नतीजा ये हुआ कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उस केस के अगेंस्ट अपना क्लेम लॉन्च किया और उसको उनके क्लेम को चैलेंज किया और इंशाअल्लाह ताला हमारा क्लेम चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और वो जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो नहीं पूरे होंगे। और इसमें ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर का जो भी इशू हो उसमें खसूसी दिलचस्पी लेते हैं और इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब एग्रीकल्चर के मामले में खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है उस पैकेज के तहत ज़रूरी मशीनरी काश्तकारों में तकसीम की जा रही है क्योंकि हम समझते हैं कि ज़रूरी मशीनरी काश्तकारों में अगर तकसीम होगी और बेहतर मशीनरी होगी तो उससे
पैदावार में इजाफा हो सकेगा। ख़ास तौर पे यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि लेज़र 1200 लेज़र लैंड लेवलर हैं जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के तहत काश्तकारों में बांटे गए, और उसके अलावा मैकेनाइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए या बेहतर, क्योंकि इस वक्त हमारे जो सोइंग टेक्निक्स हैं या हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए अब मॉडर्न मशीनरी के लिए काश्तकारों को बेहतर टर्म्स पे हमने वो मशीनरी प्रोवाइड करनी है। और इन पे ख़ास तौर पे परसों की मीटिंग का जो मैं पहले हवाला दे रहा था, परसों की मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है कि एग्रीकल्चर मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए और काश्तकारों तक आसानी से पहुंचवाने के लिए एक तो टैक्सेस में कमी की जाए और दूसरा लोन्स की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि काश्तकार और ख़ास तौर पे जो बड़ी मशीनरी है, जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है, वो अगर सर्विस प्रोवाइडर्स अगर मार्केट में आए तो उनको इनकरेज करने के लिए जो सर्विसेज पे 16% सेल टैक्स लगता है उसको ख़त्म करके 2% पे लाया जा रहा है ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इंसेंटिव मिले। इसके साथ साथ जो नया हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो आज आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा काश्तकार और हमारा आड़ती का मोहताज होता है, आड़ती से वो फाइनेंसेस लेता है, आड़ती से वो फिर मजबूर हो जाता है कि सस्ते दामों उसको अपना पैदावार या प्रोड्यूस उसको बेचे। तो इसलिए अब एक नया हम इलेक्ट्रॉनिक रिसीट का सिलसिला एक शुरू करने लगे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट के तहत ये भी प्राइवेट कंपनीज इसमें को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें एंग्रो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसने ये काम शुरू भी कर दिया है और बाकी कंपनीज भी पाइपलाइन में हैं, और के ज़िम्मेदार अपना मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने मॉडर्न गोदाम और साइलोज कायम करेंगे और उन साइलोज और गोदामों पे वो ज़िम्मेदार अपना पैदावार स्टोर करके एक रसीद जनरेट हो जाएगी और वो माल हाइपोथिकेट होके उसको उसी रसीद के तहत बैंक्स पैसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसको वो फौरी तौर पे जो एक हमेशा से मसला चला आ रहा है कि फौरी तौर पे किसान को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह से ये आपको मैं ये फ़ोटो कापी करा के सबके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और ये आज उन्होंने आपको ये बावर करवाया कि पंजाब के अंदर पहली ज़राई पॉलिसी जो है उसका सेहरा मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फर्स्ट ज़राई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के काश्तकारों को दी है। इसके अलावा जो 300 अरब का जिक्र कर रहे थे कि 2019 से 2020 का जो हदफ तय किया गया था, मैं आपकी इजाज़त से चीदा पॉइंट सिर्फ 28 अरब 69 करोड़ रुपए से खालों को पुख्ता किया गया है। मॉडल ज़राई मंडियों के क़याम के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 12 अरब रुपए गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जो आपकी ये फ़ोटो कापीज़ आपको हम तमाम जो उसके साथ स्प्लिट है वो दे देते हैं। जो अहम चीज़ जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़राई शोबे के लिए है वो 78,000 से ज़ायद जो बंजर ज़मीन थी उसको मौजूदा हुकूमत ने काबिल काश्त बनाया।
اور جس سے کاشتکاروں کی جو آمدن ہے اس میں تقریباً 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں تھا پنجاب کے اندر کہ فصل کا بیمہ ہو یا اس کی جو انشورنس ہو. اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسان کے اس محنت کا تحفظ یقینی بنایا جائے تو اب تک 5,39,000 سے زائد کاشتکاروں کی فصلوں کا بیمہ کیا گیا ہے اور انشورنس کمپنیوں کو اس حوالے سے 3 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ پریمیم گورنمنٹ آف پنجاب نے ادا کیا ہے. اس کے علاوہ جو منسٹر صاحب نے آپ کو اپڈیٹ دیا کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ پنجاب سیڈ کونسل کے تحت مختلف فصلوں کی 102 نئی اقسام جو ہے وہ کاشت کے لیے منظور کی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا ایک مکھی پہ مکھی مارنے کا عمل تھا کہ جو اگایا جا رہا ہے اسی کو دیکھا جائے. نئی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے نئی فصلوں کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. اس میں تھوڑی تو سی ٹیکنیکل بات ہے. جی کریں آپ. بس جو یہ لاسٹ میں کر یہ لوں جو تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ نئی اقسام کی ہم نے 102 رجسٹریشن کی ہے. اس وقت ہم نے اس کی رجسٹریشن کے ساتھ ٹیکنیکل چیزیں کا بھی اضافہ کیا ہے. اب جو بھی نئی قسم رجسٹر ہوگی اس کا ڈی این اے ساتھ رجسٹر کرانا پڑے گا اور اس کی فنگر پرنٹنگ ساتھ رجسٹر کرانی پڑے گی تاکہ بیچ میں ملاوٹ نہ ہو سکے. آپ کے سوالات کا جو 2 سوالات جی یہ جلال پور میں آباشی کے تحت آباشی منصوبے کے تحت ضلع جہلم اور خوشاب کے کاشتکاروں کو 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 30,000 ایکڑ رقبے کی لیزرز لینڈ لیولنگ 2,000 ایکڑ رقبے پر جدید نظام آباشی کی تنصیب اور 20 آبی تالاب جو ہے بما سولر پمپنگ اسٹیشن کے اس کی سہولت دی جا رہی ہے. یہ کویسچنز آپ کر لیں لیکن چونکہ ٹائم کا ہمیں مینیج کرنا ہے خبرنامہ آ جائے گا تو میں صرف 2 منٹ آپ کو پولیٹیکل اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ منسٹر صاحب سوالات کے جواب دے کے جائیں گے کیونکہ پی ایم کی میٹنگ مجھے پتہ ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے وہ وفاق میں بھی اور پھر پنجاب میں بھی جاری ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی بھی سرکار کا جو اصل حسن ہے وہ اس کا سرکاری ملازم ہے اور سرکار اور سرکاری ملازم لازم و ملزوم ہے. سرکار اور سرکاری ملازم ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور اگر ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے پریشان ہوگا تو سرکار اس سے زیادہ پریشان ہوگی. لہٰذا آپ کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کے وہ آئینی حقوق کے پاسدار ہیں اور ہم آپ کے ان تمام جائز مطالبات پہ جو 1 سے 16 گریڈ تک کے ہمارے ورکرز ہیں امپلائرز جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی پھر بابو نے ان کو ہائی جیک کر لیا اور 17 سے 22 گریڈ کا جو بابو ہے اس نے بھی اپنے مطالبات جو حکومت نے 1 سے 16 گریڈ کے ان ورکرز کے مطالبات مانے تو 17 سے 22 گریڈ کے بابو جو ہیں انہوں نے ان کو پھر دوبارہ سے اکسا کے سڑکوں پہ لے کے آئے اور ہمیں ان بابوؤں کی مشکلات کا بھی احساس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی جب بڑھی ہے تو اس تناسب سے تنخواہ نہیں بڑھی ہے
تو تنخواہ کا بڑھنا اور آپ کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینا یہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ان جائز مطالبات کو پورا بھی کریں گے۔ لیکن جب آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے، جب آپ اس طرح سے توڑ پھوڑ اور دفاتر کی بجائے آپ اپوزیشن کے لیے ایندھن بن جائیں گے، اور اپوزیشن جو ہے جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرنے لگ جائے گی، اور جس کو عوام نے مسترد کر دیا، تو وہ سرکاری ملازمین کے لیے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے ان کو ڈھال بنائے گی، اور سرکار کے سرکاری ملازمین کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرے گی، تو پھر یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ہماری طاقت ہے وہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو ہماری اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا یہ مسترد شدہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دے۔ تو ہمیں آپ کے توسط سے اپنے ان بھائیوں سے، ان ملازمین سے اپیل کرنی ہے کہ آپ اپنے دفاتر میں آئیں۔ آپ کی سرکار آپ کی طاقت سے آگاہ ہے، اس طاقت کو سڑکوں پہ آ کے ٹیسٹ کر کے اپنے لوہا بنوا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بغیر نہ کوئی دفتر چل سکتا ہے، نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے، تو جو آلریڈی کنوینسڈ ہیں ان کو سڑکوں پہ آ کے کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہلے سے کنوینسڈ ہیں کہ آپ کے بغیر سرکار کا پہیہ نہیں چلتا، تو لہٰذا عوام کی ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو نہ روکیں۔ یہ سائلین جو جہاں جہاں سے اپنے جائز مطالبات کے لیے سیکریٹریٹ کا رخ کرتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جو کرائے خرچ کر کے اپنے مشکلات کے لیے سیکریٹریٹ کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، اگر آپ وہاں تالے لگائیں گے تو وہاں وہ بھی آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی مشکلات کو مزید نہ بڑھائیں، اور مل بیٹھ کے ہم کنسلٹیشن سے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ رہی بات جو رات کو حیدرآباد کے جلسے میں ایک پی ڈی ایم کا جو نظر وٹو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے سیاسی استاد ہونے کا انہوں نے رات نیا دعویٰ کیا ہے، اور وہ 40 سال کی اپنی سیاست کو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے شاگردی لیں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسی 40 سال کی استادی ہے کہ 2 سیاسی نابالغ بچوں کے کندھوں پہ آپ بیٹھ کے اتنے بھاری بھرکم بوجھ کے تلے ان کے کندھے ہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھا لیں، اور آپ پارلیمنٹ تک جانا چاہتے ہیں ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے جو خود سیاسی نابالغ ہیں، اور جو آپ نے سیاست کے اندر جو نوٹ زدہ سیاست کا 40 سال سے فلسفہ متعارف کروایا، وزیر اعظم عمران خان جو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے اس بریف کیس کی سیاست کے موجد جو لندن جا بیٹھے ہیں اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ایک صاف شفاف طریقہ کار سے وہ کسی بھی وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا لوکل باڈی الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن ہو، اس کو ایک صاف شفاف میکنزم سے یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ووٹ کو عزت دینی ہے، وہ آج اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کر کے نوٹ کو عزت دینے نکل پڑے ہیں۔ اور نوٹ کو عزت دینے والوں کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو این آر او کے لیے یہ تگ و دو ہے، حیدرآباد تک عمر کے اس حصے میں آپ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ این آر او کی لانڈری آ کے عمران خان نے بند کر دی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے ان بونوں میں وہ واحد دلیر اور دبنگ لیڈر ہے، اور وہی مشکل فیصلے کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور خود احتسابی اس نے اپنی جماعت سے شروع کی ہے۔ اور یہ جتنے اس وقت سیاسی یتیم ہیں، یہ
इमरान खान के एक पटखे से उन्होंने जिस तरह सियासी रिंग में मौलाना साहब ये पाउंड वर्सेस पाउंड का जो फार्मूला है पाउंड फॉर पाउंड, उसमें आप इमरान खान के हमपल्ला है ही नहीं, तो इसलिए सियासी अखाड़े में आप इमरान खान को चैलेंज ना करें, क्योंकि आपके चैलेंज के बावजूद उन्होंने एक ही पटखे से आपको ज़मीन बोस की है और आपकी चीखें अब बंद होने का नाम नहीं ले रही। ना चीखें चलाएं, जो असल रास्ता है पार्लियामेंट तक पहुंचने का वो अवाम है। अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम इस मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहती है। अवाम इस मुल्क के अंदर ये जो नस्ल दर नस्ल गुलामी है, क्योंकि 40 साल में आपने अपनी नस्ल की आबियारी की और उसको परवान चढ़ाया और पूरी कौम को जो यरगमाल बनाने वाला टोला है उसको दाएं बाएं खड़ा करके आप अपनी सियासत की जो उखड़ी हुई सांसें हैं, मुर्दा सियासत है, उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आप गुरेज करें। इमरान खान आपके किसी भी किस्म के ये हथकंडे जो हैं उनसे ना मरगूब होंगे और ना आप उनको किसी तरह भी वरगला सकते हैं, पिसला सकते हैं और अपना मफाद हासिल कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब से 2 सवाल लें और उसके बाद वो मीटिंग में जाएंगे। जी जीशान नहीं बात करो आप बोले। जी हाँ जी आपने नहीं उन्हीं से करना है एग्रीकल्चर पॉलिसी। मिनिस्टर साहब ये बता दें कि बारी बारी फसल आने वाली है, इस दफा गंदम के ऊपर कोई बेटे खामोशी है या गंदम फिर 2000 रुपए पे जाएगी, और अगर किसान गंदम को जो कीमत आपने दी हुई है उस कीमत पे किसान नहीं देता तो जो पहले गंदम का बहरान था क्या ये अगले साल फिर देखने जा रहे हैं या इसकी कोई प्लानिंग की है? जी अल्लाह के शुक्र से ये आपको जो ब्रीफ दिया है उसमें भी लिखा गया है कि इस साल हमने मेहनत की है और अल्लाह ने मेहरबानी की है। गंदम पहले से ज़्यादा काश्त हुई है, इस वक्त तक गंदम की फसल भी बहुत अच्छी है और जो मसाइल हैं बाकी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मजबूत पॉलिसी ऐसी रखेंगे जिससे कि गंदम का बहरान आइंदा ना हो। सर इस मसला जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए महंगाई है और जो मिडल मैन है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है, ऊपर से महंगाई हो रही है या नहीं। आपने एक एक्ट कामरा एक्ट के तहत पहले मार्केट कमेटियां बनाई, फिर उनको तहलील कर दिया गया कि आप आढ़ती और मिडल मैन के हाथों ब्लैकमेल हुए या कोई और वजह है? जी मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी मैंने जो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो हमने यही मार्केट कमेटियों का मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने की प्रेजेंटेशन देनी है उनको। और हम मार्केट कमेटियां तहलील करने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो मार्केट कमेटियों के नई बनी थी उन्होंने सारी की सारी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, सवाल ये है सिर्फ। और जी आटे की तो कीमत कंट्रोल है ना जी, आटे की तो जनरल अशिया की कीमत यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो वो मार्केट में मिडिल मैन है जो दूसरे लोग जो महंगाई क्रिएट करते हैं उसका तदारक करने के लिए हम ये बंदोबस्त करने लगे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब आप टेक्नोलॉजी को ले आएंगे तो आप मंडियों में आने वाला और मंडियों से निकलने वाला जो सामान है वो डिजिटलाइज होके आपको पता होगा मिडिल मैन कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी उसका नेमुल बदल है। किसानों को सिखाएंगे कैसे ये टेक्नोलॉजी, तो बेचारे अनपढ़ होते हैं। मुझे तो कोई समझ गंदे पानी से सब्जियां जो है वो काश्त की जा रही है, उसके लिए महकमे ज़राअत क्या कर रहा है? वो जो सब्जियां होंगी वो हाइजेनिक नहीं होंगी तो उसके लिए महकमे ज़राअत क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी से गंदे पानी से जो सब्जियां जी हमने जहाँ पे भी गंदे पानी से सब्जियाँ उगाई जाती हैं हम उन लोगों को रोकते हैं, उनको रोकथाम करते हैं। उन गंदे पानी से सब्जियाँ उगाने के जो नुकसानात हैं उनसे आवाम को भी आगाह कर रहे हैं, काश्तकारों को भी आगाह कर रहे हैं और उनको तलब किया जाता है। आपने
8.5 अरब रुपए रखे हैं गन्ने और धान के लिए, उसके फरोख के लिए। इससे पहले जो गन्ने की फसल आई थी, किसान को का जिस बुरी तरह इस्तेहसाल हुआ है खासकर जनूबी पंजाब में, तो आप गन्ना बढ़ाना चाहते हैं, किसान कहता है अब हमने गन्ना काश्त ही नहीं करना, हमसे छीना जाता है, मिलों वालों को इंतजामिया दिलवाती है। ये माजी में ऐसा साल ऐसा होता था। अगर इस साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इस साल गन्ने की जो इमदादी कीमत थी 200 रुपए थी और किसान को 200 रुपए से ज्यादा पैसे मिलते रहे। 27% कपास की पैदावार कम हुई है। डॉक्टर साहब जवाब दे देंगे आप किसी जो हुकूमत की पॉलिसी उसकी नाकामी है। ये एक साल की पॉलिसी की नाकामी नहीं, ये कई सालों में माजी में ये ऐसा होता रहा है कि आप भी जाके देख रहे, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का 5 साल से ताले लगे पड़े हैं उसको, अब हम उसको शुरू करने लगे हैं और इंशाल्लाह हम कॉटन को रिवाइव करेंगे क्योंकि कॉटन हमारी ज़राअत की बुनियाद है। अच्छा करते दास है एक क्योंकि चौधरी परवेज भाई आपसे दिखाती हैं, आपने माजी की हुकूमतों का जिक्र किया है, तो माजी में वो भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, क्या उनकी हुकूमत में भी ज़राअत तरजीह नहीं थी? ज़राअत पे मैंने जो कहा है कि जिस तरह तरजीह प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दे रहे हैं, इस तरह की मिसाल हमें माजी में 60s के अवाइल में मिलती है, वरना नहीं मिलती। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, आप बड़े सारे सवाल डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि अभी ठीक है अभी मोहसिन भाई ने PMLQ की और चौधरी परवेज की बात की, हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो मुंसलाई हैं वो बड़ी तनकीद करते हैं हर उनके इक़दाम पर, तमाम जो पॉलिसी हैं, खास तौर पर रिसेंट उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जब उस्मान खुदार ज़िला पंजाब जिस वक्त वो तस्दीक थे और परवेज ज़िला पंजाब बड़ा कबराना अंदाज में उन्होंने शेयर किया है। क्यों है वो, किस चीज़ का दुख है मुंसलाई को, वो इस तरह की हरकतें करें, इस तरह का टॉन्ट, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी अमल होता है वो टॉन्ट करते हैं? नो कमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाए, अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाए कि डॉक्टर साहब ये फरमाए कि जी सेनेट के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बलूचिस्तान में वोट का रेट 75 करोड़ तक पहुंच गया है, पंजाब में भी आपको इतलात मिलती है रेट कहाँ पे चला रहे, जिस तरह महंगाई बढ़ी है रेट बच के जाना। देखिए पहली बात ये है कि ये सेनेट की जो अफादियत है, हर शख्स जो है वो हमारा एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और पार्लियामेंट के अंदर बैठा हर वो शख्स जो ये समझता है कि चारों सूबों को इकट्ठा करने का उन इकाइयों का जो एक सबसे बड़ा पैटर्नाइज करने वाला इदारा वो वफाक का नुमाइंदा इदारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचने के लिए जो एक माजी में वतीरा बन गया था कि जो जितना ताकतवर है, पैसे वाला है, सरमायादार है, उसने जब अरबपति बने, खरबपति बने तो फिर उनको शनाख्त चाहिए कि अब मेरे पास इतना माल दौलत आ गया तो अब पता चले लोगों को कि मैं कौन हूँ। तो वो जो कौन का तारफ़ कराने के लिए जिन्होंने अपने ब्रीफ केसों के मुंह खोले, नोटों की बोरियां खोली और माजी में ये सिलसिला चलता रहा और वो इदारा जो वफाक की अलामत था वो बदकिस्मती से नोटों की अलामत बन गया और वो नोट वाले ही उस इदारे तक रसाई हासिल करते रहे। इस कल्चर को PTI की हुकूमत ने आगे बदला। पहली दफ़ा वहाँ कारकुनान की रसाई हुई और कारकुनान का जो एक रोल था वो डिफ़ाइन हुआ और वहाँ पैसे वालों के अलावा भी आम आदमी जो आप में से हम में से एक हर तरह के सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से लोगों ने उस अदारे के अंदर रुख किया। अब चूँकि एक आदत और लत जो पड़ी हुई है सिस्टम के अंदर, उसको अकेला वज़ीर आज़म नहीं बदल सकता। उस सोच को बदलने के लिए पूरे मुआशरे को और तमाम अदारों को अपनी अपनी जगह किरदार अदा करना है और बलूचिस्तान उस वफाक की एक अहम तरीन इकाई है। वहाँ से अगर वो रेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे शेयर किया है तो ये जमातों को ऑफर्स हैं कि हमें नॉमिनेट करें तो ये ले लें।
ہر جماعت پچھلے ادوار میں یہ کرتی رہی. یہ اسٹینڈ عمران خان نے لیا کہ پیسے نہیں، ذات نہیں، مجھے کاز کے ساتھ سینیٹر بنانا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آئینی ترامیم جو ہے وہی اس کا ایک واحد حل ہے. سپریم کورٹ کے پاس ہم پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس اناملی کو دور کریں. اچھا میڈم، اور اس کو دور کر کے ہماری رہنمائی کریں کہ یہ چور دروازے، یہ منڈیاں، یہ نوٹوں کے سوداگر جو ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جس طرح بات کی تھی الیکشن سے پہلے کہ میں نے دیکھے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یہ ویڈیو پھر 3 سال تک یا اتنا عرصہ تک 4 سال تک کیوں رکھی گئی محفوظ؟ یا خان صاحب کے پاس تھی نہیں، کسی اور کے پاس تھی، انہوں نے اب موقع دیکھ کے اس کو اب لانچ کیا؟ یہ ویڈیو کی کوئی تحقیق کی ہے کہ ہے کہاں؟ کیونکہ اسپیکر نے تو آج تبدیل کر دی کہ اس کے اسپیکر ہاؤس میں یہ ویڈیو نہیں بنی. دیکھیں کل آپ سن رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کو، اگر نہیں سنا تو میں دہرا دیتی ہوں. انہوں نے اس کے اوپر تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا اور وہ یہ انالیسز اور ایویلویٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت پہ مبنی جو کردار ہیں اگر وہ اس ویڈیو کے مطابق مماثلت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا عزم ہے کہ نو ون از ابو دی لا. اور جو منسٹر صاحب جن کے حوالے سے کل سے سکرینیں جو ہیں وہ ان کے تمام جو گل ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہیں، تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ لے کے ان کو گھر بھیجا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیرو ٹالرنس ہے کسی بھی ایسے عمل کے لیے. باقی یہ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا کہ اس کے پیچھے پس پردہ اصل حقیقت کیا ہے. اور جہاں ویڈیو کا آپ کہہ رہے ہیں تو ویڈیو وزیر اعظم کو اس وقت بھی یہ کہا گیا، لیکن ویڈیو یقیناً انہوں نے نہیں دیکھی. جب ویڈیو دیکھی گئی تو اس پہ انہوں نے اپنا ریاکشن دیا اور متعلقہ وزیر کو ان کی وزارت سے فارغ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بھی بولتا ہے، بول لینے دو. فرمائیے گا کہ جس موقع پر یہ ویڈیو ریلیز کی گئی اس سے تو یوں تاثر پایا جا رہا ہے کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے اوپر کہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ سینٹ کے اوپر اوپن بیلٹنگ کا قانون لے آئے. تو یہ تو یوں محسوس ہو رہا ہے جس میں عدالت کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کبھی عدالتیں کسی کے دباؤ میں آئی ہیں؟ اور اگر آئی ہیں تو پھر یہ دباؤ بھی عدالت پہ کسی طرح اثر انداز ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کوئی. عدالتیں آئین اور قانون کے دباؤ میں ہوتی ہیں، کسی حکومت یا کسی شخصیت کے دباؤ میں نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کا ٹائمنگز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر گھسی کالی بیڑیں جو ہر شعبے میں موجود ہیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں. تو ہم نے اس کو چھپایا نہیں، ہم نے اس کو تحفظ نہیں دیا، ہم نے اس کو سرکاری پروٹیکشن نہیں دی جو یہاں اس سے پہلے ملتی رہی ہے. جس نے جو بویا وہ کاٹے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب موسم سے اچھا میڈم، وہ جو اپوزیشن والے ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ادارے کی بات کرتے ہیں تو حکومتی مشیروں وزیروں کی صورت بچے بلونگڑے آگے آ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے. ادارے کے ترجمان ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کل بھی جو انہوں نے بات کی ہے اور سیدھا سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک جواب سخت قسم کا آ جانا چاہیے تاکہ یہ زبانیں تو بند ہو؟ میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو چند دن پہلے اپنا موقف دیا ہے اس میں ہر چیز جو ہے اس کا احاطہ انہوں نے کیا ہے اور ان کو اپنا موقف خود دینا آتا ہے. ان کے موقف کی تصدیق کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود جو ہے وہ کیپیبل بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، کوالیفائڈ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں
اور نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ जुड़ा हुआ उनका जो बयानिया है, उसके लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन ना हुआ तो अपोजिशन वाले रोएंगे, उनके मजीद वोट कम हो जाएंगे। तो आज उन्होंने बलोचिस्तान का रेट भी बता दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन के मुकाबले में कुछ ब्रीफ केस आपने भी तैयार रखे हो? देखिए, ब्रीफ केस की नफ़ी करना हमारा अज़म है। ब्रीफ केस को अल्फी डाल के लॉक कर देना। जो ब्रीफ केस की सियासत वाले थे ना, वो लंदन जा पहुंचे हैं और ब्रीफ केस के बानी वो उस सियासत ब्रीफ केस की सियासत के बानी लंदन में इस वक्त जो है वो बोलियां लगाने के लिए नीचे अपने जो है वो अंडर 19 को छोड़ के गए हुए हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का इशारा ये था कि अगर आप एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो फिर उसकी ज़द में कोई भी आ सकता है और अपोजिशन इससे पहले कि देर हो जाए, वक्त गुजर जाए, बेहतर है कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े होके इन चोर दरवाजों को बंद करने में हमारी मदद